हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी आज। तो गिफ्टेड कौन होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और जिनमें मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं और आर्टिस्टिक स्किल्स भी होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो होते हैं या ये जो लोग होते हैं जिनको हम गिफ्टेड बोलते हैं, ये नॉर्मल से अलग माने जाते हैं क्योंकि इनको एक अलग एक स्पेशल तरीके की गाइडेंस देनी पड़ती है। तो जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिनको, उनको एक अलग स्पेशल गाइडेंस देते हैं, वैसे ही इन लोगों को भी एक एक्सेप्शनली अलग गाइडेंस दी जाती है क्योंकि ये बहुत गिफ्टेड होते हैं। मतलब ये बहुत फास्ट चलते हैं नॉर्मल लोगों से, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीख जाते हैं नॉर्मल लोगों। गिफ्टेड को डिफाइन कैसे करेंगे हम? There is not much agreement regarding test instruments and assessment procedure to detect and label student as gifted. अब ये लुइस टर्मन की स्टडी जो थी, ये बार बार आती है हमारे सामने, जो इन्होंने करी थी, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करी थी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी ये। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उन्होंने बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, जब तक उनकी प्रॉपर मैरिजेस वगैरह नहीं हो गई थी, उन लोगों को स्टडी करा था जब तक वो कर पाए थे। उसके आगे उनकी स्टडी किसी और ने टेक ओवर कर ली थी। तो जो लुइस टर्मन ने करी थी, लुइस टर्मन किस लिए माने जाते हैं? द डेवलपर ऑफ स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है, इन्होंने क्या किया था? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी थी ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन दैट दोज विद IQ अबव 135। तो IQ उनका 135 से भी अबव था। नॉर्मल कितना हम लेते हैं? एवरेज 100 लेते हैं। 100 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा हो तो इंटेलिजेंट ज़्यादा बोला जाता है, कम हो तो कम इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो 135 उससे बहुत दूर हो गया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल इंटेलिजेंस वाले बच्चे जिनको हम गिफ्टेड बोलते हैं। तो इनकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी थी जब ये 12 साल के थे, जब तक ये बड़े हुए, जब तक इनकी नौकरियां भी लग गई। कुछ लोग तो उसमें से बड़े होकर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये स्टडी बहुत लंबी चली थी। लुइस टर्मन की डेथ के बाद ये स्टडी किसी और ने टेक ओवर कर ली थी। सो इस स्टडी से यही पता चला था कि ये जो होते हैं गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इनकी ऑक्यूपेशनली भी ये वेल सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल का अलग अलग था। So, although his views haven't been unanimously accepted, there is some agreement that those lying 2 standard deviation above mean score of 100 are gifted. तो जो 100 जो मीन स्कोर है, उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कोई अबव है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1116 हो गया। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा, मतलब कि 132 या उसके ऊपर अगर किसी का है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं मीन से अबव है, तो उनको हम गिफ्टेड में मानते हैं। 132 या 135, 130 के अबव होना चाहिए। So in his book School Wide Enrichment Model, Rezunli has observed that giftedness shouldn't be confused with success. People who have achieved recognition as gifted possess a well-defined set of 3 interblocking clusters. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जो गिफ्टेड है वो सक्सेसफुल भी हों, और कुछ ऐसे क्लस्टर्स होते हैं उनके, जैसे मेंटल एबिलिटीज, एबिलिटी फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। So in contemporary research, the stress is not an IQ score but on common traits of gifted children. तो ये जो 3 traits की बात ये कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं गिफ्टेड जो बच्चे हम हैं, जिनको हम मानते हैं, वो IQ स्कोर के बेस पे नहीं होने चाहिए, वो इन 3 एबिलिटीज़ के बेस पे होने चाहिए। मेंटल एबिलिटीज़, एबिलिटी फॉर क्रिएटिवली सोच पाना, और मोटिवेशन और डेडिकेशन के बेस पे। According to Usha Pandit, an educational consultant with Mind Springs, some common traits of gifted are, ये traits दिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, उषा पंडित ने, thinking, imagination, learning, leadership, potential to perform at least at the top 5% areas of ability, good at handling abstract and complex ideas, boundless curiosity, sophisticated sense of humor, ask interesting, difficult, unexpected questions, skeptical, critical, evaluative, quick to spot inconsistencies। तो ये है जो ट्रेट्स हैं गिफ्टेड बच्चों के, जो कि अकॉर्डिंग टू उषा पंडित हैं। डू दे नीड ट्रेनिंग? ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि हर एक गिफ्टेड बच्चा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो आगे जाके, क्योंकि कई बार वो अपने लिए सही करियर या सही डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाते हैं. सो गिफ्टेडनेस इज रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी बट सक्सेस इज रिलेटेड टू मैनी अदर फैक्टर्स. अब सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, मोटिवेशन, डेडिकेशन, एनवायरनमेंट से स्टिमुलेशन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है. तो जो टर्मन की रिसर्च थी जिसके बारे में हमने बात की थी 1925 की, दैट अर्ली ग्रेड एडवांसमेंट, एक्सेलरेशन एंड मोटिवेशन इन चाइल्डहुड हेल्प्स गिफ्टेड स्टूडेंट्स टू बेटर रियलाइज देयर पोटेंशियल. तो उसमें उन्होंने यही देखा था कि चाइल्डहुड में जिनको मोटिवेशन मिल जाती है, जिनको सपोर्ट मिल जाती है, वो लोग आगे जाके बहुत अच्छा अपना जो पोटेंशियल है वो रियलाइज कर पाते हैं कि वो किस चीज़ में आगे अपना बेटर करियर बना पाएंगे. अब हॉलिंगवर्थ यहाँ कह रहे हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको कभी कभी मोटिवेशनल और एटीट्यूड प्रॉब्लम आती है रेगुलर ग्रेड लेवल क्लासरूम्स में. प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गिफ्टेड होते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, लेकिन क्लास में जो पेस होती है पढ़ाने की वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की अकॉर्डिंग होती है. तो गिफ्टेड बच्चों को लगता है कि स्लो चल रही है क्लास, तो उनके अंदर मोटिवेशन प्रॉब्लम आने लग जाती है, मोटिवेटेड नहीं होते हैं वो क्लास में पढ़ने के लिए, उन्हें लगता है स्लो है. एटीट्यूडनल प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है इस तरह का कि हमें सब कुछ पता है और ये क्लास हमारे लिए नहीं है. In the light of above discussion, I will now turn to the problem faced by gifted children. तो ये गिफ्टेड बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम आती है जब ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं. तो पहली प्रॉब्लम तो ये आती है क्यूरोसिटी. ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और क्यूरियस ज़्यादा होते हैं, तो कई बार इनको ये बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. टीचर्स को भी इतने आंसर्स कई बार नहीं पता होते हैं. एंड शी में ऑल्सो थिंक दैट द स्टूडेंट इज शोइंग विलफुल डिसओबीडियंस. टीचर्स को ऐसा लगता है कि जानबूझ के उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. टीचर का प्राइम फोकस होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देती इन बच्चों को, तो उस तरीके से ये डिस्करेज हो जाते हैं या पनिशमेंट मिल जाती है इनको. फिर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो डिसिप्लिन में क्या है कि दे आर क्वाइट टॉकेटिव एंड इमेजिनेटिव. ये बहुत टॉकेटिव भी होते हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं, तो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं. वो हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं बिहेव कर पाते हैं कि चुपचाप क्लास में बैठ जाएं. जब ये डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका जो बिहेवियर वो दिखा रहे हैं वो गलत है. I do not claim to be gifted. I used to face immense problems in the school days because teachers couldn't tolerate my curious question. तो यहाँ पे ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं कि ये भी अपने टीचर से बहुत क्वेश्चन पूछते थे, तो टीचर्स इनके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे इनसे, तो इनको बोला जाता था कि आप क्लास में चुप करके बैठो या इनको पनिशमेंट दे दी जाती थी. तो इस तरीके से इनको भी अपने स्कूल डेज में बहुत प्रॉब्लम आती थी. अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि उनको क्यों पनिशमेंट मिल रही है, उनके क्वेश्चन पूछने की वजह से मिल रही है या कुछ और वो गलत कर रहे हैं. तो बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि उसके किस बिहेवियर की वजह से उन्हें पनिशमेंट मिल रही है. उनकी सेल्फ एस्टीम पे इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है. टीचिंग मेथड की क्या प्रॉब्लम आती है, गिफ्टेड बच्चों को एक डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड चाहिए होता है जो थोड़ा फास्ट हो और थोड़ा डिफरेंट भी हो. स्टैंडर्ड नॉर्मल मेथड उनको बड़ा बोरिंग लगता है और बहुत सिंपल लगता है. इनको कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी लगती है क्योंकि ये ऑलरेडी इतने गिफ्टेड होते हैं, तो ये बोरिंग तरीके में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसलिए ये ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं कई बार स्कूल से. इनको लगता है कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो इनके मतलब या इनके लायक नहीं है. स्कूल में क्या है, रोड मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको रट्टा मार के नंबर लेके आने हैं, पर जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इनको ये स्कूल वाला जो मेथड है ये समझ में नहीं आता है. फिर कंफर्ट लेवल में इनको कहाँ प्रॉब्लम आती है, एक तो क्या है कि इनसे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है पेरेंट्स और टीचर्स की, तो वो इनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, चाइल्ड अनकंफर्टेबल होने लग जाता है. अब जैसे ऑथर अपना ही बता रहे हैं कि जब वो 5th में थे तो वो पोएम्स लिखते थे, तो उनके पेरेंट्स को जब ये पता चला कि वो इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकते हैं तो उनको वो प्रेशराइज करने लगे कि और लिखो. और जो भी घर में कोई गेस्ट आता था उसके सामने बोला करते थे कि अपनी पोम सुनाओ. तो इस तरीके से इनको बहुत अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो गया था. स्कूल्स में भी जैसे कोई भी फंक्शन होता था तो बोला जाता था कि आपको पोम सुनानी है. तो इस तरीके से ये बच्चे कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है. मल्टीपल एजेस की प्रॉब्लम क्या है,
5-year-old चाइल्ड में रीड लाइक अ 9-year-old चाइल्ड। तो एक छोटा बच्चा होगा, लेकिन अगर वो गिफ्टेड होगा तो वो बड़े बच्चों की तरह पढ़ेगा, बड़े बच्चों की तरह खेलेगा, बड़े बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो होता छोटा है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो बड़े बच्चों जैसा होता है। तो इस वजह से कई बार पेरेंट्स और टीचर्स भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत एरोगेंट है, या ये बहुत मैच्योर है, या बहुत चाइल्डिश है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती है। ये डिफरेंस इन मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज की वजह से, मेंटल एज काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोशल प्रॉब्लम्स में क्या है कि ये लोग बड़े स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल मतलब ये किसी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, ये हर चीज़ के ऊपर काफ़ी देर तक क्रिटिकली सोचते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं। इनको इनकंसिस्टेंसीज बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि कोई गड़बड़ है अगर, तो अगर किसी चीज़ में कुछ गलती हो जाए तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको कई बार बहुत एरोगेंट भी माना जाता है। तो इसलिए ये सोसाइटी में जल्दी ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, पीयर ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इनके लिए क्या इंटरवेंशंस हैं? पहली चीज़ तो इनका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आईक्यू टेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आईक्यू टेस्ट तो एक पहला लेवल हो गया असेसमेंट का। इसमें और भी चीज़ें होती है जिसमें हम इनको असेस कर सकते हैं। अब स्कूल साइकोलॉजिस्ट को एक सूटेबल एजुकेशनल सेटिंग ढूंढनी पड़ती है जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए। एक तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे इन बच्चों को सेटिस्फाइड फील होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड। उनको ये ना लगे कि उन्हें रोका जा रहा है हर चीज़ करने के लिए। जैसे हमने मेंटली रिटार्डेड में पढ़ा था कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसे ही गिफ्टेड बच्चों के केस में भी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो रेगुलर क्लासेस विद स्पेशल क्लासेस हो गया, या फिर रेगुलर क्लासेस विद शिपिंग ऑफ ग्रेड, या जल्दी जल्दी जैसे जहाँ पे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जाता है, या स्पेशल स्कूल्स हो गया। इस तरीके से इनकी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव से मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव पे आ सकते हैं। रेगुलर क्लास में क्या है कि स्टूडेंट्स को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल सिमिलर। इगैलिटेरिज्म का मतलब है कि सबको इक्वल राइट्स हैं, बराबर के राइट्स हैं। अब वो बराबरी से वो क्या होता है कि जो गिफ्टेड होते हैं वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, डीमोटिवेट। इनको स्पेशल क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे इनको ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क दिए जाए। सो अ जर्नल एंड होमोजिनस करिकुलम वॉज गिवन टू ऑल गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो ये एक स्पेशल स्किल डेवलपमेंट में क्या था, इनके लिए अलग एक करिकुलम तैयार किया गया था। तो इनको आफ्टर स्कूल आर्ट क्लास में पार्टिसिपेट, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट आप करवा सकते हो। जैसे मैथ कंपटीशन हो गया, या आर्ट क्लासेस हो गई, आफ्टर स्कूल समर कैंप्स में आपने इनको इन्वॉल्व कर लिया, जहाँ पे ये हमेशा अपने आप को उनको ऐसा फील हो कि उनके सामने कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है, तब उनको अच्छा लगता है। Task of training gifted children is as challenging as the task of training mentally retarded children. Our world doesn't accommodate differences that easily. तो क्योंकि रिटार्डेड और गिफ्टेड दोनों ही डेविएंट है। डेविएंट का मतलब, डेविएंट क्या होता है? जो नॉर्मल से अलग होते हैं, चाहे वो अच्छी की साइड हो चाहे वो बुरे की साइड हो। तो इन लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत एक चैलेंज हो जाता है ट्रेनर के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नॉर्मल तो बहुत जल्दी, सोशली नॉर्मल चीज़ों को तो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ डेविएंट है तो उसको हम एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। फिर आगे आता है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में क्या होता है? जैसे आपकी करियर काउंसलिंग आपने भी बहुत बारी कभी ना कभी तो करी होगी किसी के साथ। तो आपको एक गाइडेंस मिलती है अपना करियर बनाने के लिए, आपको अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने की गाइडेंस मिलती है कि आप कौन से ऐसे करियर में जाओ जहाँ पे आप अपने खुद के पोटेंशियल को रियलाइज कर पाओ, और वो आप अपने आप को उस करियर में लाइफ टाइम देखो। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल किया छोड़ दिया, 5 साल किया। तो करियर काउंसलिंग का मेन एम ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक उस जॉब में, उस करियर में अपने आप को देखो, और उसमें आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाओ, यू रियलाइज योर पोटेंशियल, तभी आप उसमें बहुत बेस्ट कर पाओगे। सो इसमें काउंसलर क्या करते हैं, क्लाइंट की कैसे हेल्प करते हैं? दे मेक करियर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट, डील विद मिड करियर क्राइसिस एंड ट्रांजिशन। मिड करियर क्राइसिस क्या होता है? जब हम मिडिल एज में जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें लगता है चेंज कर लेना चाहिए अब। तो मिडिल एज में जो क्राइसिस आता है,
ऑप्टिमाइज वर्क लाइफ अक्रॉस लाइफ स्पैन, तो पूरे लाइफ स्पैन में हम अपने वर्क और लाइफ को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। करियर थ्योरीज हैं। नाउ दे आर सेइंग के बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं फ्रैंक पार्सन्स डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। The fundamental notion that has driven career counseling for the last 1 century has been Frank Parsons, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने 3 डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स बताए हैं करियर चॉइस करने से पहले। सो पार्सन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ करियर डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये फादर ऑफ करियर डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, फ्रैंक पार्सन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो। एंड देन इन्होंने क्या 3 चीज़ें बताई हैं डिसीजन मेकिंग से, कौन से 3 फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं अपना करियर। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, अपना एटीट्यूड, अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट, ये सब पता होने चाहिए हमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन अबव 2 फैक्टर्स, और हमारी एबिलिटी और जॉब की रिक्वायरमेंट में क्या रिलेशन है। मतलब हमें हमारा एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, हमारी एबिलिटी, हमारा इंटरेस्ट और जॉब में जो चाहिए वो दोनों आपस में कितना मैच कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हैं। फिर डोनाल्ड सुपर्स की थ्योरी है वोकेशनल डेवलपमेंट की। इसमें करियर इटसेल्फ गेट्स डिफाइंड एंड रीडिफाइंड अकॉर्ड्स लाइफ स्पैन, हेंस करियर काउंसलिंग नीड्स टू हेल्प इंडिविजुअल इन अडेप्टिंग टू वर्क लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि करियर पूरे लाइफ स्पैन में अपने आप को रीडिफाइन करता रहता है, हम अपने करियर को रीडिफाइन करते रहते हैं। तो काउंसलर का मेन काम है कि हमें अपने वर्क लाइफ में को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे हमें उसके साथ एडजस्ट करना है, वो हमें सिखाए। सुपर हैड डिवाइडेड द वोकेशनल लाइफ साइकिल इनटू 5 स्टेजेस, तो इन्होंने 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है वोकेशनल, हमारी जो करियर है ना उसको 5 स्टेजेस में, लाइफ के 5 स्टेजेस बना दिए हैं जिसको हम देखेंगे। तो पहली जो स्टेज है इनकी वो है एक्सप्लोरेशन स्टेज, 15 to 24 ईयर्स में आती है, जब हम पहली बारी एक ट्रांजिशन फेस करते हैं फ्रॉम एडोलेसेंट टू एडल्ट, और उस टाइम पे हमारा पर्पस होता है कि हम अपनी स्टडी लाइफ से वर्क लाइफ की तरफ जाएं। तो इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग जगह पे, कई बार हम बहुत सारे करियर चेंज भी करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा करियर हमारे लिए बेटर है। तो उस टाइम पे वी आर टेंटेटिवली कमिटेड, मतलब टेम्परेरीली कमिटेड होते हैं हम। कभी भी उस टाइम पे एक सडनली ऐसा नहीं होता है कि हमने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ ज्वाइन कर लिया और हमने लाइफ टाइम वहीं हैं, ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि लोग बहुत चेंजेस करते हैं उस टाइम पे। तो बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग दैट टाइम के कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं और कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन्होंने बताया अपना कि जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड जॉइन टाटा स्टील, और इनका ये प्लान था कि मैं ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएंगे, बट लेटर फिर ये सिविल सर्विसेज में आ गए। तो ये एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है। फिर आती है एस्टैब्लिशमेंट स्टेज जो 25 to 44 के बीच में होती है। इस टाइम पे एक्सप्लोरेशन एंड हो जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि अपना एक स्टेबल करियर बनाएं। तो स्टेबल जॉब हो और उसमें हम न्यू स्किल सीखें, अपने आप को एनहेंस करें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज है। देन कम्स मेंटेनेंस स्टेज बिटवीन 45 to 60। तो मेंटेनेंस स्टेज में क्या होता है कि अपने करियर को एडवांस स्टेज पे ले जाने की ज़रूरत होती है। अब द करियर एडवांसमेंट आर नाउ फ्यूअर एंड मेजर वरी ऑफ द इंडिविजुअल टू रिटेन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा फोकस करियर पे ही होता है। मिडिल एज में फोकस फैमिली पे ज़्यादा हो जाता है, अपना करियर, क्योंकि हमारा करियर एक तरीके से उस टाइम पे सेटल्ड हो चुका होता है। तो वी आर जस्ट मेंटेनिंग दैट। और लास्ट में आ जाती है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज में तो हम रिटायरमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं, तो 60-65 के अराउंड आती है। तो वहाँ पे अपने वर्क प्लेस से कैसे रिटायर होना है, आगे कैसे रिटायरमेंट प्लान करनी है, वो सारे। तो इस तरीके से इन्होंने 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसका नाम है हॉलैंड्स थ्योरी ऑफ वोकेशनल पर्सनालिटी टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।